Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. Now, in this lecture, we are going to complete echinodermata. Echinodermata की अगर हम बात करें तो echinodermata is also known as a spiny body type. मतलब इसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, स्पाइनी बॉडी होगी. क्लियर. उसके बाद अगर हम बात करें कि एक कहता है लाइन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकैरियस ऑसिकल्स, यानी कि इसकी बॉडी जो होगी वो इसकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होगा वो किसका होगा, कैलकैरियस ऑसिकल. ऑसिकल का एक्चुअली मतलब होता है, ऑसिकल का मतलब होता है वेरी स्मॉल बोन. ठीक है, तो ये वेरी स्मॉल बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये किसका बना होता है, कैलकैरियस का बना होता है. कैलकैरियस का मतलब ये कहीं ना कहीं कैल्शियम इसमें ऐड होता है, कैल्शियम का बना होता है. यानी कि ये छोटे छोटे बोन कैल्शियम के बने होते हैं और इनकी बॉडी के अंदर होता है ये एक स्केलेटन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोस्केलेटन. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, एंडोस्केलेटन पड़ जाता है. तो इसीलिए क्या कह देता है, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकैरियस ऑसिकल. नाउ उसके बाद अगर हम बात करें कि ये हैबिट और हैबिटाट की अगर हम बात करते हैं तो हैबिट और हैबिटाट जो होते हैं इनके, ये ज़्यादातर मैरीन होते हैं. ज़्यादातर क्या, मैक्सिमम टोटली मैरीन होते हैं, यानी कि ये केवल और केवल सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं. नाउ उसके बाद अगर हम फॉर्म की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कहता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहला पॉइंट क्या हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑर्गन सिस्टम इसमें पाया जाता है, यानी कि पूरा पूरा एक सिस्टम पाया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाएगा. इनमें क्या होंगे कि लेबर ऑफ वर्क जो होगा वो अलग अलग बटा होगा, डिवीजन जो होगा, लेबर ऑफ वर्क जो होगा वो डिवाइडेड होगा. सो दैट्स वाई ये क्या होंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होंगे. उसके बाद सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री जो है ये कह रहा है कि एडल्ट और लार्वा. सिमेट्री जो है एडल्ट और लार्वा, अगर हम बात करें कि लार्वा के अंदर, यानी कि जैसे ही इनका रिप्रोडक्शन हुआ, जैसे ही ये प्रोड्यूस किए और प्रोड्यूस करने के बाद सबसे पहले ये क्या बनाते हैं, लार्वा बनाते हैं. और जब सबसे पहले लार्वा बनता है तो लार्वा के अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है. कैसी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है. यानी कि ऐसी बॉडी होती है इनकी लार्वा के अंदर कि केवल एक ही सेंट्रल एक्सिस से पास कराओगे लाइन, एक ही केवल लाइन पास कराओगे सेंट्रल से, तो एक ही एक्सिस पास कराने पे सेंट्रल से केवल बॉडी जो है वो लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो, यानी कि टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री. नाउ उसके बाद जैसे ही बॉडी बड़ी होती है, लार्वा के बाद तुम्हारा एडल्ट हो जाता है, ये बॉडी एडल्ट हो जब बन जाती है तो उसके अंदर सिमेट्री आ जाती है, रेडियल सिमेट्री हो जाती है. रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या, मैंने बताया था कि रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि वो बॉडी क्या होगी, जब कई सारे एक्सिस पास कराओगे किधर से भी, फ्रॉम एनी डायरेक्शन, तो वो क्या होगी कि उसकी बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है. दैट सिमेट्री इज नोन एज अ रेडियल सिमेट्री. नाउ जर्म लेयर की अगर हम बात करें तो जर्म लेयर इसका क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि 3 लेयर पाए जाएंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म. नाउ सीलोम की बात करें तो यस, इसके बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में there will be a cavity present होगी, and if the cavity present then that will be known as a coelomate. So the body of echinodermata will be what, coelomate. Now morphology. The third one is a morphology. Morphology means the external structure of that organism. तो हेयर एकाइनोडर्मेटा का एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, वो क्या है, स्टारफिश है. स्टारफिश आल्सो नोन एज एस्टेरियास. ठीक है, तो अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से है. अगर इसकी बॉडी को मैं ऐसे कर दूं तो मैंने क्या किया कि ऐसे करके इसकी बॉडी को ऐसे मैंने बनाया हुआ है. क्लियर. तो जब इसकी बॉडी को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूं, तो ये ऊपर वाला जो हो गया ये तुम्हारा डॉर्सल साइड हो गया. कौन सा साइड हो गया, डॉर्सल साइड. और नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ माउथ वाला पार्ट होता है, और माउथ वाला पार्ट जो होता है ये नीचे की तरफ वेंट्रल साइड हो गया. कौन सा साइड, वेंट्रल साइड. So this one is a lower side, this one is a upper side, and upper side is known as a dorsal, lower side is known as a what, वेंट्रल साइड. तो डॉर्सल साइड की तरफ क्या होगा, तुम्हारा एनस प्रेजेंट होगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करना
कि तुम्हारा जो है डॉर्सल साइड क्या होगा, एनस प्रेजेंट होगा, और वेंट्रल साइड जो होगा वो माउथ प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब उसके बाद देखना कि इसकी बॉडी के ऊपर, मान लो कि अभी इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी की सरफेस पे ऊपर की तरफ इस तरीके से जो मैंने ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस तरीके से छोटे छोटे कांटे जैसे पाए जाएंगे, दैट विल बी अ स्पाइन। वो क्या होंगे, स्पाइन होंगे। अब मान लो कि इसकी बॉडी को मैंने यहां से कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, तो जब मैंने इसकी बॉडी को यहां से कट किया तो यहां से मैंने काट दिया, इस तरीके से मैंने काट दिया। और बॉडी को काटने के बाद जब अंदर के स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा देखने की कोशिश करता हूं, तो इस तरीके से मुझे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ट्यूब फीट। उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब फीट कहते हैं। और ये ट्यूब फीट मिल करके पूरा एक सिस्टम बना लेता है जिसे हम कहते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो अब ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा एक सिस्टम बन गया है जिसका नाम है वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम का कुछ तो फंक्शन होता होगा। क्या फंक्शन है, कहता है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम का फंक्शन जो है, क्या कह रहा है कि हेल्प इन लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन के साथ साथ ये कैप्चरिंग करने में भी हेल्प करते हैं। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, और साथ साथ में कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और फूड को ट्रांसपोर्ट, यहां से आया फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट। मान लो कि ये तुम्हारा माउथ है, नीचे की तरफ माउथ है, माउथ से खाना खाया, स्टमक यहाँ है, ये स्टमक में फूड आया, अब इस फूड को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है। तो द फूड विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा किससे, वाटर वास्कुलर सिस्टम से होगा। और साथ साथ में यही तुम्हारा वाटर वास्कुलर सिस्टम आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, यही तुम्हारा रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये तुम्हारा वाटर वास्कुलर सिस्टम का इंपॉर्टेंस है, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ बात करते हैं एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, एनाटॉमी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ा है तो हमें नहीं पढ़ना है। नाउ द फिफ्थ वन इज अ लाइफ प्रोसेस, यानी कि अब इनके अंदर जो लाइफ प्रोसेस की बात करें, यानी कि डाइजेशन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, इनके ये सारे सिस्टम जो है वो कैसा काम कराते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। डी फॉर मैं हमेशा बोलता हूं कि डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा है, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि इसके पास दो ओपनिंग होगी, माउथ होगा, एनस होगा, माउथ होगा, एनस होगा, और जब दोनों ओपनिंग होंगी तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर माउथ है तो माउथ बताना नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ होगा तो कौन सी साइड हो गई, वेंट्रल साइड हो गई। एनस जो है ये कहां पे, ऊपर की तरफ है, बॉडी ऐसे है, ये एनस ऊपर की तरफ है, बताओ कौन सी साइड हो गई, डॉर्सल साइड हो गई। क्लियर। नाउ रेस्पिरेशन की बात करें तो देखो इकाइनोडर्मेटा के अंदर बहुत सारे स्पेसीज पाए जाते हैं। इस स्पेसीज के अंदर तुम्हारे सी अर्डीन पाए जाते हैं, सी कुकुम्बर पाए जाते हैं, स्टार फिश पाए जाते हैं, सी लिली पाए जाते हैं, ब्रिटल स्टार पाए जाते हैं। ठीक है, ये कई सारे स्पेसीज पाए जाते हैं। अब अलग अलग स्पेसीज के अंदर, अलग अलग स्पेसीज के अंदर तुम्हारा रेस्पिरेशन अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी स्पेसीज के अंदर डिफ्यूजन जैसा रेस्पिरेशन होता हो, यानी कि गैसेस के केवल एक्सचेंजेस होते हो। इसी तरीके से सिंपल गिल्स ऑर्गन जैसा कुछ हो सकता है। इसी तरीके से स्टार फिश को अगर देखोगे तो इसके पास रेस्पिरेशन के लिए ट्यूब फीट होता है। क्लियर। नाउ उसके बाद इसकी बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इनके जो ऑर्गन होंगे वो डायरेक्टली बाथ होंगे बाय द ब्लड से। ठीक है, यानी कि यहाँ इसके पास कोई भी वेसल नहीं होगा, मतलब हार्ट से ब्लड जाएगा तो वो किसी पाइप में नहीं जाएगा, किसी वेसल में नहीं जाएगा, किसी आर्टरी किसी वेन में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली बाथ होंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इनके पास एब्सेंट होता है। नाउ अब इसके बाद हम बात करें लाइफ प्रोसेस के बाद रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो कहता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करते हैं, लेकिन इनकी बात अगर करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, इसीलिए मेल रिप्रोडक्टिव अलग हो गए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग हो गए हैं। इसीलिए इनको हम जब अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग बॉडी पे पाए जाएंगे तो ऐसे
ऐसे लोगों के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायोसियस। क्या हो गया? डायोसियस। तो जब अलग अलग बॉडी पे अलग अलग ऑर्गन पाया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग, तो दैट विल बी अ डायोसियस। कब ऐसा होगा? कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसी पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसी पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो जब वो हर्माफ्रोडाइट की तरह वर्क करते हैं तो उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी देते हैं जिसका नाम होता है मोनोसियस। क्लियर? नाउ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनका जो होगा वो बाहर होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा, वो एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन विल बी एक्सटर्नल। नाउ डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे ही ये रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है, जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले ये डायरेक्टली एडल्ट में नहीं कन्वर्ट होते हैं, सबसे पहले ये लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, लार्वा के बाद एडल्ट में जाते हैं। तो इसीलिए कहता है कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। और इनका जो लार्वा होगा वो क्या कहता है कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो फ्री स्विमिंग होंगे, यानी कि वो कैन फ्री स्विमिंग विद अ फ्री स्विमिंग लार्वा। तो इनके अंदर जो लार्वा होगा वो फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। नाउ इसी के साथ साथ अब हम आगे देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम एक इस तरीके से कह लो कि एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपनी लैंग्वेज में, भोजपुरी लैंग्वेज में कहते हैं ई का हो। ठीक है, तो ई का ओ, ई का हो, ई का ओ। ठीक है, तो ई फॉर हो गया इकाइनस, काइनस। क्या हो गया? काइनस। काइनस इज आल्सो नोन एज अ सी अर्चिन। URCHIN। क्लियर? सी अर्चिन। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें, एक मिनट, इकाइनोडर्मेटा, हाँ सही है, सी अर्चिन। नाउ सी फॉर अगर हम बात करें तो सी फॉर तुम्हारा हो जाता है कुकुमेरिया। कुकुमेरिया, सी फॉर कुकुमेरिया। कुकुमेरिया का कॉमन नेम हो जाता है सी कुकुम्बर। क्या हो जाता है? सी कुकुम्बर। क्लियर? नाउ ए फॉर हो जाता है एस्टेरियस। एस्टेरियस, ठीक है, इसको कॉमन नेम हम देते हैं स्टार फिश। क्या हो जाता है? स्टार फिश। ए फॉर एक और हो जाता है एंटीडॉन, या एंटीडन भी बहुत लोग बोलते हैं, एंटीडन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम सी लिली। क्लियर? ओ फॉर हो जाएगा ऑफ्यूरिया, ऑफ्यूरा। ठीक है, एंड इट विल बी अ ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार। क्लियर? तो बताओ इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल 7 पॉइंट, दैट इज अ एग्जाम्पल। बताओ, E for Echinus, C urchin, C for Cucumeria, C cucumber, A for Asterias, starfish, A for Antedon, C lily, O for Aphura, brittle star। क्लियर? तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल हो गए किसके? इकाइनोडर्मेटा के। आफ्टर इकाइनोडर्मेटा आई एम गोइंग टू स्टार्ट हेमिचोर्डेटा, सो बी कंटिन्यू विद मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।